अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हाँ बेटा, अब आवाज़ आ रही है? शांसिन तनवीर, काइंडली कैन यू कंफर्म मी? Okay, well, today we are going to discuss about immunological disorders. ये hypersensitivity reactions होते हैं, ये immunological deficiency disorders होते हैं। आपका यूनिट 4 है, उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एंड पे मिलेगा कि इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसके अलावा एलर्जिक एंड हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलर्जिक एंड हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी के बारे में आपको क्या पता है? बाकी लोग काइंडली जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी? मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स आता है वार्ड के अंदर, ब्लड लगाया, ब्लड रिएक्शन हो गया है, या किसी ड्रग्स ले रहे थे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोई रिएक्शन हो गया है। तो व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ रिएक्शंस? ब्लड रिएक्शन क्या है? और ये जो आपने एंटीबायोटिक्स लिया था, टेस्ट डोज नहीं दी, उसका रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शंस बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? And today we are going to discuss about these things कि मेनली हमने डिस्कस क्या करना है कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इम्यून रिस्पांस क्या क्या होता है, इम्यूनिटी कैसे होती है, एंड एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और रिकग्निशन कैसे होती है, इमीडिएट और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या हैं, और उनकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल ओके, ये डायग्राम आपको एट द एंड समझ आ जाएगी कि इसमें क्या है बेसिकली कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज आल्सो नोन एज IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 को IgG मीडिएटेड है, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। थर्ड वन इज टाइप 3 दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 4 के अंदर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। लेकिन एट द एंड आपको ये समझ आएगी कि डायग्राम के अंदर ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, आपका इम्यून सिस्टम आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसके अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह मेंटेन किया जाता है, आपको इन्फेक्शन से किस तरह प्रिवेंट किया जाता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा या आप डेली इनकाउंटर्स होते हैं इसके, पेशेंट्स को डायरिया हो गया, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट को डायसेंट्री हो गई है, पेशेंट को GIT का इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है। तो व्हाट आर दीज इन्फेक्शंस? रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन क्या है? अब होता बेसिकली क्या है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर इन्वेड करता है, ये इंट्रोड्यूस होता है, तो डेफिनेटली इसकी फाइट होती है विद आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज बी सेल हो सकते हैं, T सेल हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। अब ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको किल करना स्टार्ट कर देता है, उसकी इनगल्फिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि पहला जो काम होता है इम्यून सिस्टम का कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रही हैं। डू यू रिमेंबर, डू यू थिंक कि आपकी एयर के अंदर, इन्वायरमेंटल एयर के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर रहे होते हैं? लेकिन क्या होता है, आपकी एयर फिल्टर होकर जा रही होती है। इसी तरह अगर हम GIT की बात करते हैं तो GIT में मोस्टली आप क्या करते हैं, अनहाइजीनिक खाना खा लिया, अनहाइजीनिक खाना खा लिया आप लोगों ने, या वो वाटर यूज़ कर रहे हैं जो साफ़ नहीं है, साफ़ पानी नहीं पी रहे, या जिस बर्तन के अंदर खाना खा रहे हैं वो साफ़ नहीं है, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म GIT के अंदर जा रहे होते हैं। और GIT के अंदर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उनको किल कर रहा होता है, इसलिए आपको डिजीज़ नहीं हो रही होती। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, व्हाटएवर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के अंदर इंटर होता है,
तो वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा होता है और इन्फेक्शन काज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है, एक इम्यून सिस्टम को मेंटेन करवाया है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आप उस इम्यून सिस्टम की वजह से आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो रहे होते हैं। दूसरा क्या करता है कि मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रिमूविंग डैमेज सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ सर्कुलेशन सेल सर्कुलेट कर रहे होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते बॉडी के लिए, लेकिन उन जो डैमेज हो चुके होते हैं उनको रिमूव करवाना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एपिथेलियम में हर टाइम शट आउट हो रही होती है, वो जीआईटी की एपिथेलियम हो सकती है, जिनको यूरिनरी सिस्टम की एपिथेलियम हो सकती है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो सकती है, कोई भी एपिथेलियम है वो हर टाइम शेड आउट हो रही है और जितनी डैमेज हो रही है उतनी ही प्रोड्यूस हो रही होती है, और जो डैमेज हो जाती है उनको इम्यून सिस्टम ट्रिगर करके एलिमिनेट करवा देता है बॉडी से। इसके अलावा सर्व एज सर्विलेंस नेटवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड वार्निंग अगेंस्ट द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल। अगर बॉडी के अंदर कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए आपको कैंसर से प्रिवेंट किया जा रहा होता है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर हो गई है, तो इम्यून सिस्टम आपका क्या करता है कि वो जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही थी उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उतने ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये नहीं है कि डिस्ट्रक्शन कम कर दी है और प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दी है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, सर्व एज सर्विलेंस नेटवर्क के तौर पे सर्व कर रहा होता है, और अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी इनगल्फिंग कर रहा होता है। आसमा बेटा आवाज़ क्यों कट रही है ये मुझे नहीं पता बेटा। ओके, इसके अलावा ये नेचर ऑफ इम्यूनिटी है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वन इज इम्यूनो कॉम्पिटेंस। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली टू द फॉरेन स्टिमुलस। अगर कोई भी बैक्टीरिया आया है या कोई भी वायरस आया है तो उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्ड किया है, दैट इज इम्यूनो कॉम्पिटेंसी। ओके, दूसरी है इम्यूनिटी। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंसी के अंदर क्या है, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंस क्या है कि इम्यून सिस्टम ने फॉरेन स्टिमुलस को एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, एप्रोप्रिएटली उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। और इम्यूनिटी क्या है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग इनससेप्टिबल टू आर अनइफेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशंस। इम्यूनिटी में क्या है कि आप बॉडी की क्वालिटी है, इम्यून सिस्टम की क्वालिटी है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा अपने आप को अनइफेक्टेड किया उसको डिटेक्ट करके उसकी किलिंग करवानी होती है। और थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है कि इम्यून सिस्टम की स्टडी है। अब 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वन इज इम्यूनो कॉम्पिटेंसी, सेकंड वन इज इम्यूनिटी एंड थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी क्या है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग इनससेप्टिबल और इन्फेक्टेड बाय द पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन। एंड फर्स्ट वन इज इम्यूनो कॉम्पिटेंसी। इम्यूनो कॉम्पिटेंसी क्या है कि इम्यून सिस्टम ने उस फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड किया है। गेट इट? ओके, इसके अलावा अगर इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम होएगा तो क्या होएगा, हाइपर एक्टिव रिस्पांस अगेंस्ट एनवायरमेंटल एजेंट्स, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। अब इम्यून सिस्टम नॉर्मली एक एजेंट है, ये एक एंटीजन है, ये कोई भी पैथोजन है, उसके अगेंस्ट रिस्पांस नहीं नॉर्मली करता, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होएगी, हाइपर एक्टिविटी होएगी टू इन्वायरमेंटल एजेंट, इन्वायरमेंटल एंटीजन, दैट इज नोन एज एलर्जी। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एलर्जिक रिनाइटिस हो गया है। अब एलर्जिक रिनाइटिस क्या है, ये एस्थमा क्या है, आपके इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी है। एस्थमा कह सकते हैं, ये एलर्जिक रिनाइटिस बेसिकली क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी है, ये हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। नॉर्मली कोई इन्वायरमेंटल एजेंट है या इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन एस्थमा के अंदर ये एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेकेंडली इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी के अंदर या इम्यून सिस्टम वीक हो गया, लाइक एड्स है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, तो इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी के इम्यून सिस्टम इतना एबल ही नहीं है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे। 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में हमने कहा है कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल एजेंट, एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि पेशेंट की अगर इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है तो इम्यूनिटी डिक्रीज होने के रिजल्ट में बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता,
And third one is failure to recognize the body as self as an autoimmune disorders. Like अगर नॉर्मली जो सेल्स बॉडी के अपने हैं उसको वो फॉरन आइडेंटिफाई करता है, इम्यून सिस्टम फॉरन आइडेंटिफाई करेगा, ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट कर देता है, अपने ही सेल को इनगल्फ करना शुरू कर देता है। जैसे अपने ही सेल इनगल्फिंग होगी तो उसको कहा जाता है ऑटोफेगोसिटी या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटोइम्यून डिजीज। तो अगर ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सिस्टम का फेलियर है टू रिकॉग्नाइज द बॉडी एज ए सेल्फ। तीन चीजें। चौथी चीज टेक ऑन द बेनिफिशियल फॉरेन टिश्यू। अब क्या करता है नॉर्मली फॉरेन टिश्यू कोई भी आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसके अगेंस्ट इसको तो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, इधर लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, इधर किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो उसके अगेंस्ट इसने क्या किया है, रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं। नॉर्मल सेल्स जो एक ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो बेनिफिशियल है फॉर द ह्यूमन बॉडी, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको फॉरन रिकॉग्नाइज करेगा। फॉरन रिकॉग्नाइज करने के बाद उन्हीं बेनिफिशियल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ओके बेटे ये डिजीज है, सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। ये चार चीज़ों की आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि हाइपर एक्टिविटी अगर होगी एलर्जिक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के रिजल्ट में, और अगर फॉरेन पार्टिकल्स अगर रिकॉग्नाइज टू बॉडी एज ए सेल्फ नहीं होएगी, फेलियर करेगा तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। और अगर बेनिफिशियल फॉरेन टिश्यू के ऊपर अटैक करेगा तो अल्टीमेटली रिजेक्शन हो सकती है, ब्लड रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली इम्यूनिटी होती है। वन इज इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, secondly provides physical and chemical barriers to invading pathogen and protect against the external environment। अब innate immunity क्या करती है कि फर्स्ट लाइन बैरियर प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी स्किन को ले लें, एग्जैक्टली बेटा ये इम्यूनोसप्रेसेंट है कैप्सूल्स, ये क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं। अगर ये नहीं यूज करवाएंगे तो रिजेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, आप स्किन को ले लें, अपनी स्किन को। कभी आपने नहीं सुना होगा कि स्किन के अंदर कोई पार्टिकल चला गया, ये स्किन के अंदर कोई वाटर चला गया है। अनटिल अनलेस देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। आपकी स्किन चल गई है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा अब नॉर्मल स्किन के अंदर कोई ग्रोथ हुई है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली स्किन के अंदर कोई आपको नहीं लगेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर गया है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी स्किन प्रोवाइड कर रही होती है, दैट इज अगेन इननेट इम्यूनिटी। इसके अलावा अगर आप ओरल कैविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे टॉन्सिल्स होती हैं, एयर पैचेस होती हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इस तरह नोज है, आपकी नेजल कैविटी है, वहाँ पे सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, म्यूकस प्रोड्यूस हो होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल पास आउट होने लगता है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। एग्जैक्टली बेटा ये कंटिन्यू किया जाता है। ओके, इसके अलावा प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल बैरियर टू इन्वेडिंग पैथोजन एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब कोई भी इधर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है फिजिकल या केमिकल, उसको भी इसने किल करना होता है। आपकी इन्नेट इम्यूनिटी ने अगर बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है या उसके रिजल्ट में हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको भी इसने बैलेंस करना होता है। इसके अलावा आपकी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सलाइवा है, स्टोमक एसिड है, टीयर्स हैं, सलाइवा है, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये सारी सेक्रेशन जितनी भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये क्या करती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। लेकिन इसके लिए कोई नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, बल्कि जितने भी एंटीजेंस आ रहे होते हैं सबके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के में लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे ही आप इनहेल या एक्सहेल करते हैं थ्रू नोजल कैविटी, तो वहाँ पे नोज के अंदर सेक्रेशंस होती हैं, म्यूकस सेक्रेट हो रहा होता है, और वो म्यूकस क्या करता है, उन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा होता है। एयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुँचा रहे होते हैं। तो इसी तरह आपकी स्किन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है। तो मीनिंग टू से नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हर एंटीजन के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा के उसको किल करना होता है।
Okay, that one is innate immunity. सेकेंड वन इज अडाप्टेटिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि आप ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है, कहीं से आप अक्वायर्ड कर रहे होती हैं. फॉर एग्जांपल मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि टेटनस का टीका लगवा लें. अब टेटनस का टीका क्या है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है, टेटावेक्स, टॉक्साइड्स हैं. इसके अलावा मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीनेशन करवा लें. मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि इम्यूनाइजेशन करवा लें. इसके अलावा मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर दें. ओके, तो प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक रिएक्शन टू ईच इन्वेडिंग एंटीजन, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, और लैम्फ होता है, स्प्लीन होता है, बोन मैरो, ब्लड एंड एफ. ओके, इंशाल्लाह कल क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. इम्यूनिटी को नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि इन्नेट क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है. ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया एंड हम लेट ऑनलाइन हुआ था. ओके, सी यू इंशाल्लाह. बाय.